देश के प्रधानमंत्री से ताम्रपत्र सम्मान प्राप्त कलाकारों का परिवार आखिर 2 वक्त की रोटी का आज मोहताज क्यों बन रहा है? जी हां, हैरान मत होइए। हमने जो कहा उसे सुनकर आप हैरान तो हो रहे होंगे, किंतु सत्य यही है। एक और जहां आजादी के 75 वर्ष का जश्न, वहीं दूसरी ओर आजाद देश के हमारे कलाकारों का हश्र, जो कहीं ना कहीं आजादी के इस उत्सव को फीका कर देता है। और करे भी क्यों ना। कोई सोच सकता है कि एक छोटे से पिछड़े क्षेत्र के गांव से निकलकर अपनी नृत्य कला की प्रस्तुति से देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के समक्ष लाल किले की प्राचीर पर प्रस्तुति देने व ताम्रपत्र सम्मान प्राप्त करने वाला परिवार आज 2 वक्त की रोटी का मोहताज हो रहा है। यकीन तो आप भी नहीं कर पा रहे होंगे, किंतु सत्य यही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत देश के हिमालय राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के उस जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर के चकराता तहसील अंतर्गत खत पशगांव के ग्राम दौदा निवासी श्रीमती छूमा देवी, स्वर्गीय श्रीमती नागो देवी के परिवार की, जिन्होंने बाल्यावस्था से ही अपने हुनर को तलाशने व तराशने का काम किया एवं जिनकी आज तीसरी पीढ़ी अपनी लोक संस्कृति के माध्यम से अपने क्षेत्र, राज्य एवं राष्ट्र का नाम रोशन कर रही है। लेकिन इस हुनर और संस्कृति के प्रति समर्पण के बदले उनको क्या मिला, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हाल ही में छूमा देवी के पति सुंदर दास जी जब दुर्घटना का शिकार हुए तो उनके पास पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचाने तक का पैसा नहीं था। वहीं सुंदर दास जी, जो कि अपने हुनर से अपने परिवार का पालन पोषण में हाथ बटाते थे, अब खुद के बल बिस्तर से खड़ा होने तक समर्थ नहीं है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या सरकार इन कलाकारों की सुध सिर्फ लाल किले की प्राचीर पर आयोजित कार्यक्रमों या राष्ट्रीय पर्वों पर ही लेती है? क्या संकट के क्षणों में इनकी सुध लेना सरकार का कर्तव्य नहीं है? क्या संस्कृति विभाग में हर वर्ष करोड़ों के बजट में इन परिवारों का कोई हिस्सा नहीं है? परिवार के इस व्यथा की असल कहानी चलिए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। जी हां, आज मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के कालसी स्थित यमुना नदी के किनारे हूं, जहां पर मैं आज एक ऐसे परिवार से आप सबको रूबरू करवाने वाला हूं जिनका की लोक संस्कृति में भारत देश के राजधानी से लेकर तमाम राज्य, शायद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई जगह बची हो जहां पर उन्होंने लोक संस्कृति के माध्यम से अपना जो डंका ना बजाया हो। ऐसी शख्सियत, ऐसा परिवार मेरे साथ आज मौजूद रहेगा। लेकिन हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं और 75वें स्वतंत्रता दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन 75 वर्ष में भी हमारे जो लोक संस्कृति के कलाकार है, हमारी जो पहचान है, जो हमारे इस कला को राष्ट्रीय पटल पर समय समय पर उजागर करते रहे हैं, वो किस हालात में है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इसके लिए हम जिस परिवार से आपको मिलाना चाह रहे हैं वो परिवार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा इंदिरा गांधी जी के समकक्ष भी अपना जो है नृत्य कर चुके हैं, अपनी इस लोक संस्कृति का परचम प्रस्तुति दे चुके हैं। तो ऐसी ही हस्ती से हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं। तो इसके लिए हम सीधा ले चलते हैं उस परिवार के साथ और जानते हैं उनकी आप बीती। तो हम फिलहाल पहुंच चुके हैं उस जगह पर, उस परिवार के पास जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य का गौरव हो सकता है, उत्तराखंड राज्य का गौरव है। और उत्तराखंड राज्य की इस जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर का भी कहीं ना कहीं जिन्होंने मान सम्मान राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी रखा है। मैं उन्हीं के साथ आज मुख्य चर्चा करूंगा और उनकी इस जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि दशा जो है हमारे लोक कलाकारों की, उसको लेकर जो है हम आज खास चर्चा करने वाले हैं इस परिवार के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये लोग इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं और क्या उनको लगता है कि इस फील्ड में कितना इनको बेनिफिट मिला है और हाल ही में किस तरह का जीवन यापन ये लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इनके द्वारा जो प्रमाण पत्र, इनकी जो ख्याति है उसकी तरफ, वो प्रमाण पत्र की तरफ आप सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले उन प्रमाण पत्र को अपने कैमरे के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर लाना चाहूँगा, फिर हम चलेंगे मुख्य चर्चा की ओर। तो ये आप सभी दर्शकगण देख रहे होंगे, लगातार हम जो इनके
कला के माध्यम से इनको जो पुरस्कृत किया गया है, इनको जो सम्मानित किया गया है, इनकी जो ख्याति है, उसके प्रमाण पत्र की छाया प्रति हम लगातार अपने टीवी चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। हिमालयी निनाद का ये छाया चित्र, और लगातार आप ऐसे छाया चित्र तमाम इनके पास उपलब्ध है, जिनको हम लगातार टीवी चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस, ये आप छुमा देवी का नाम बाकायदा देख सकते हैं इस प्रमाण पत्र में, और लगातार आपको हम ऐसे प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं। अनिल वर्मा जी, ये छुमा देवी के पुत्र हैं, इनका प्रमाण पत्र भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप ये तमाम तरह के जो डॉक्टर RBV अय्यर द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया गया है। लाखा मंडल चक्राता का ये प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं, अनिल वर्मा को दिया गया है उनकी इस कला की हुनर को देखते हुए। और ये आप लगातार अनिल वर्मा जी की जो कहीं ना कहीं जो हुनर है, ये बोलता है इन प्रमाण पत्रों के माध्यम से, जो आप हमारे टीवी चैनल के स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। और ये अनिल वर्मा की ये ख्याति और इस परिवार का ये हुनर, ये सफल था, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कुछ ना कुछ योगदान अपनी लोक संस्कृति में इनका रहा होगा, जिसके लिए इनको ये प्रमाण पत्र दिए गए हैं। प्रमाण पत्र इतने पुराने हैं कि आप देख सकते हैं वो कितने पुराने हैं। छुमा देवी का बाकायदा लोक कला सम्मान उत्तराखंड का ये प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं। इसी तरह के तमाम प्रमाण पत्र छुमा देवी की जो बड़ी बहन थी, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके भी हैं। और ये अनिल वर्मा जी जो आज भी हैं और छुमा देवी के पुत्र हैं, अनिल वर्मा जी के ये लगातार प्रमाण पत्र की छाया प्रति चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। और इसके बाद हम आपको सीधा इस परिवार से भी रूबरू कराने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं इन प्रमाण पत्रों की, और इस तरह की भी बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं। शायद मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति दिखा पाऊँ, लेकिन आप सब लोगों के लिए इनके हुनर को बयां करने के लिए शायद मैं समझता हूँ ये प्रमाण पत्र ही काफ़ी है। तो हम चलते हैं इस परिवार से वार्ता की ओर। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, और शायद अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, तो हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर इन्होंने अपनी इस कला के माध्यम से अपने इस क्षेत्र का, अपने इस उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन न किया हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इन्होंने अपनी इस हुनर का कौशल न दिखाया हो। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ये परिवार। सबसे पहले तो मैं खुद को सौभाग्य समझूंगा कि आज DCP न्यूज़ के माध्यम से पहुँचे हैं, और ऐसी कला संस्कृति के साथ हम बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की 4 बार की प्रधानमंत्री, मैं कहूँगा 4थी बार किसी राजनीतिक घटनाक्रम के कारण उनकी हत्या कर दी गई, ऐसी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सम्मुख जो अपनी प्रस्तुत कर चुकी हैं, ऐसी ही महिला मातृशक्ति और हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति मेरे साथ मौजूद है। लोक संस्कृति का जो भंडार में कहूँगा एक हिसाब से। सबसे पहले तो माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। मैं जानना चाहता हूँ कि कब से आपने इस लोक संस्कृति के माध्यम से अपने जीवन में कब से शुरुआत की, और पहला प्रोग्राम आपका कहाँ पर था? जी, सबसे पहले मैं दिल्ली गई, तो उस समय इंदिरा गांधी है बेचारी बूढ़ी थी, पर गया हम उनके पास, तो वहाँ हमने प्रोग्राम दिया। उस समय मैं भी 16-17 साल की थी हैं। अब मेरी उम्र भी बहुत काफ़ी हो रखी है। उसके बाद हमने पूरे जितना उत्तराखंड है, जितना ये, उतने में प्रोग्राम दिए। माया पांडिचेरी प्रोग्राम दिए, लद्दाख प्रोग्राम दिए, और क्या नाम हो, आसाम प्रोग्राम दिए, और क्या नाम है, तमाम जगह आपने जिक्र किया, और हमने आपके प्रमाण पत्र भी कहीं ना कहीं देखे। तो हिंदुस्तान का शायद कोई कोना छूटा हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हमने आपके प्रमाण पत्र देखे हैं। लेकिन इतने वर्षों बाद अपने बाल्यावस्था से लेकर अभी तक आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और हाल ही 2019 में भी आप शायद दिल्ली गए थे अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से। तो क्या लगता है आपको इस कला के प्रति
हमारा जो सरकार है, हमारा जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार है, कितनी संजीदा है, हमारा विभाग कितनी संजीदा, अगर हमें लोक संस्कृति बचानी है तो क्या क्या होना चाहिए इस कला मंच के लिए? तो ये कला मंच के लिए क्या होना चाहिए? हमको आज तक तो कुछ नहीं दिया। अब तो हम भी बूढ़े होने जा रहे, जबकि मेरा आदमी का एक्सीडेंट हुआ उस समय में हमारे पास किराया तक नहीं था। तो हमारे प्रधान थे यहाँ के, उन्होंने सहायता की थी थोड़ी बहुत हमारी, बस, और हमारे साथ कोई नहीं थे। तो हमने क्या करना इसी संस्कृति का भी, जब हमारा कोई यही नहीं है, जब हमारा कोई ठिकाना ही नहीं बन रहा, अब कैसे तो हम जी सकते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं? आदमी मेरा बैठ गया और अपने आप में बूढ़ी हो गई, अब हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते? तभी तो कह रहे थे सरकार के, और कि सरकार जी हमारा भी कुछ समाधान कर दो ना, जिससे हम भी 2 रोटी आराम से खाएंगे। अब पहले तो छोटे थे, पहले तो नाचने की शौक भी थी, नाचे भी थे, गाए भी थे, दूर दूर तक गए थे। अब कहाँ जा सकते हैं हम, कहाँ, कौन ले जाएगा हमको ऐसे बूढ़े आदमी को? कितना आपको आर्थिक मदद मिलती है जो अब आप परफॉर्मेंस करने जाते हो, कहीं भी आप जाते हो? जी कुछ नहीं हमको मिलता, क्या मिलता है? पहले जाते थे, पहले 200 देते थे, एक प्रोग्राम के पीछे देते थे 200, और उससे क्या होगा? उससे हम नमक तेल तो लाएं कि कुछ अपना खर्चा तो करें, क्या तो करें हम, उसे बीमारी तो देखें, क्या कर सकते हैं हम? हमारा तो कोई समाधान ही नहीं हो रहा। वैसे कोई ऐसे आर्थिक संकट में जिस तरीके से आपके साथ अभी अपने आपके जो आदमी है उनके साथ अभी घटना घटी है, और हम देख रहे हैं कि हमने इनको उठाकर जो है कुर्सी में यहाँ तक लाए हैं, बाहर जाने में भी सक्षम नहीं है, उस समय में राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद या कुछ नहीं दिया हमारे लिए, कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं दिया किसी ने नहीं। हम तो सिर्फ अपने बलबूते कर रहे, अब बलबूते में कितना तो करें हम, हमारे बस का रहा क्या? हम तो अब बूढ़े बूढ़े हो गए, अब कहाँ जाएं हम, क्या करें हम? तो ये लगातार आप हमारी चर्चा को देख रहे हैं, और ये विडम्बना है कि इस नारी शक्ति की हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे उस जनजातीय क्षेत्र से, छोटे से कस्बे के आप गबेला के पैदाइशी हैं, और मायका और ससुराल कहाँ है आपका? ससुराल मेरा दौदा में दौदा गबेला के ये निवासी है। एक छोटे से गांव से निकलकर और राष्ट्रीय पटल पर अपने हुनर के माध्यम से अपना परचम लहराना, हमें इससे गर्व होना चाहिए था। लेकिन आज जो इनकी दशा है उसको देखकर हमें कहीं ना कहीं शर्म आती है कि आखिर हमारा जो कलाकार है, जो जिनका हम बखान करते हैं कि हमारी जो देश की संस्कृति है वो कला और संस्कृति के माध्यम से हम पहचाने जाते हैं, लेकिन इनकी दशा को देखकर जो है ये सोचने वाला विषय कि आखिर इनकी इस दशा की सूद लेगा कौन? आखिर सरकार क्यों नहीं लेती? सरकार लेती तो क्या विभाग नहीं लेता है? या फिर हमारे स्थानीय प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे पास ऐसा हुनर है तो हुनर की कहीं ना कहीं कद्र होनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद है सर, आपका क्या नाम? सुंदर दास जी है। इनका हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था जिस कारण से शायद बोलने में सक्षम भी नहीं है। हम ज़्यादा जानकारी इनके पुत्र से भी लेने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपकी परिवार की सिचुएशन है और लास्ट दौरा आपने लोक कला मंच के माध्यम से दिल्ली में किया था, क्या उसका जो भी आपकी जो आना था सरकार के माध्यम से या कला मंच के माध्यम, अभी तक कितना मिल पाया है आपको आर्थिक मदद? नहीं सर, हमें तक कुछ नहीं मिल पाया, ना कोई आर्थिक मदद मिली, ना कोई सरकार की तरफ से ये मिला कि हमारे कलाकार लोग हैं इनके लिए हम कुछ तो कर सकते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, क्योंकि आप युवा हैं और जो हुनर है आपके पास वो काबिल तारीफ है। हम कहीं ना कहीं बात करते हैं कि युवा वर्ग जो है अपनी लोक संस्कृति के प्रति कहीं ना कहीं जो है रुचि नहीं रखता है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं वो रुचि रखता है? क्योंकि जिस तरीके से मुझे ये दशा दिख रही है आपकी, तो शायद इस दशा को देखकर कोई भी युवक नहीं आना चाहेगा, किसी की कोई भी संस्कृति नहीं बच सकती। आपका क्या कहना है? सर, मेरा तो ये कहना है कि अगर ये हालत रहे तो आगे युवा क्या करेंगे फिर, और आगे जाके फिर करेंगे क्या? हो जब कलाकार की हालत रहेंगे इसी तरीके से संस्कृत के बारे में नहीं सोचेंगे और ये चीज़ करेंगे तो सर इसलिए तो हम तो बिल्कुल बाहर रह सकते हैं। यानी कि सर हमारी तीसरी पीढ़ी है, दूसरी इनकी, तीसरी मेरी, चौथी मेरे आने वाली पीढ़ी भी इसी संस्कृति में है। आगे अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, पर लेकिन सर हालत देख के तो हमें तो ऐसे लगता है कि अपनी जो संस्कृति है वही ठीक है, हम बिल्कुल अलग रह। तो ये आप सुन सकते हैं कि युवा भी है और एक युवा कलाकार भी है, इनकी क्या पीड़ा है। और ये वो कलाकार है, मैं समझता हूँ कि वो कलाकार है जिन्होंने खुद के हुनर को खुद ही तराशा है और खुद ही उस मंच पर पहुँचे हैं। क्या कहें, जो भी इनकी कला है, आप चाहे किस कला में आप निपुण है, क्या आपकी मुख्य कला है?
जी मैं तो परात नृत्य करती थी, परात घुमाती थी, बचपन से मेरा यही काम था। अब मेरा बच्चा भी यही कर रहा था। हमारा सारा ये हम संस्कृति ये सोचते कि जिंदी रहनी चाहिए। जब हमारा सोचते ही नहीं, कुछ नहीं सोचते, तो हम तो खड़ा हाथ कर देंगे। अगर सोच रहे फिर भी हम तैयार है। अभी तो तीसरी पीढ़ी, अब चौथी पीढ़ी भी आने वाली है मेरे बच्चों की, और नहीं सोचेंगे तो हम तो खड़े हाथ कर देंगे। हमारा तो कुछ नहीं कर पाया सरकार ने भी। तो ये बहुत ही बड़ी व्यथा है, और निश्चित तौर पर ये व्यथा जायज़ भी है कि अगर हिंदुस्तान के राजधानी के पटल पर ये कुछ अपना नृत्य के माध्यम से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उस राजधानी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हिंदुस्तान की लोक संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं, तो क्या हमारी सत्ताएं, क्या हमारी सरकारें, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इनकी सूद ली जाए? कम से कम वो हुनर जो खुद के आंगन से इन्होंने खुद के बलबूते पे खड़ा किया है, उस हुनर को इस कदर तो ना रखा जाए कि उनकी सूद तक नहीं ली जा सकती है। आप हालात सामने देख सकते हैं इस परिवार के, और किस तरीके से ये गुजर रहा है, किस स्थिति से गुजर रहा है। कोई शायद ही कह पाए कि ये वही कलाकार है जो भारत की राजधानी दिल्ली के पटल पर और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी के सम्मुख प्रस्तुति कर चुके हैं। आप इंदिरा गांधी जी के सामने प्रस्तुति कर चुकी है, कैसा अनुभव आपको वो क्षण आप याद करते हैं? उस पल, उस समय में आपको कैसा लगता था, और क्या आपकी विशेष यादें उनसे जुड़ी हुई है? जी इंदिरा गांधी जब हमको मिली थी, हमारे पास आई थी वो, तो उनके सिर पे मैंने ढांटू भी लगाया है, उनके साथ हमारी बात भी हुई। तो उस समय अकल भी नहीं थी, है भी हम छोटे छोटे थे उस समय। अगर होती आज की से अकल तो बोलते कुछ उनके लिए, वो करती बेचारी हमारे लिए। पर जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बस का उस समय कुछ नहीं था। अब तो हम भी होश वाश में बूढ़े हो रहे, तो जब हम जवान गए तो अभी हमने वही प्रोग्राम किया। जब भी कुछ हुआ तब हम उसी प्रोग्राम में मरे रहे। अब उस प्रोग्राम में हमने करना भी क्या है जब हमको कुछ सहायता ही नहीं मिल रही, और क्या करना हमने? तो ये मुझे वास्तव में बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो नारी शक्ति मेरे सामने बैठी हुई है जिन्होंने भारत देश के प्रधानमंत्री को अपने हाथों से, और जो इन्होंने जिक्र किया है कि ढांटू एक पोशाक है, जौनसारी भाषा में ढांटू बोलते, जो इनके सिर पर भी अभी विराजमान है, सिर पर पहनाई हुई है, इसी पोशाक को जो है ढांटू स्थानीय भाषा में बोलते हैं। और ये इन्होंने खुद अपने हाथों से तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी को पहनाया था। उस समय इन्होंने शायद ये उम्मीद नहीं की होगी कि हम भारत की प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति दे रहे हैं और कभी हमारे ये हालात होंगे कि दिनचर्या के लिए हमारे सामने संकट पैदा होंगे। तो ये निश्चय सोचने वाली बात है। और बड़ा प्रश्न ये है कि उत्तराखंड सरकार की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड सरकार के माध्यम से भी हर वर्ष करोड़ों की राशि में जो है संस्कृति विभाग को जो प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट आखिर फिर जा कहाँ रहा है? एक वास्तविक कलाकार, ये वो कलाकार है जो जिनको सिर्फ वो अपने मुख से ये अपनी विडंबना नहीं कर रहे, अपना महिमा मंडल नहीं कर रहे हैं। आप इनके प्रत्येक प्रोग्राम की उस राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर तमाम मुख्य कार्यक्रमों में उनकी प्रस्तुति को देख सकते हैं, और देखी हुई चीज़ों को नज़रअंदाज कर कैसे हम कर सकते हैं, और इनके पास जो हुनर है उसको हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा का विषय बना हुआ है। मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से संदेश अपने क्षेत्रीय नेता हो या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कोई भी हो जो इस बात में सक्षम है, जो समझते हैं वहाँ के कल्चर को, अगर हम कहते हैं कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, और देवभूमि शब्द के साथ वो ढोल, वो दमाऊं कहीं ना कहीं जन्म से लेकर मृत समयावधि तक के लिए एक संयोग की टाइप से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें हर पल हमारा जो ढोल दमाऊं है, जो हमारी संस्कृति है वो सम्मिलित है। और ऐसी संस्कृति को निखारने वाले, ऐसी संस्कृति की पहचान देने वाले इन कलाकारों की आवाज़ को डीसीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर हमारे कोई जनप्रतिनिधि, अगर राज्य की सरकार, अगर कोई नुमाइंदा, कोई संस्कृति विभाग का कोई आलाधिकारी अगर हमारी इस आवाज़ को सुनता है, हम उनके समक्ष भी जाने की कोशिश करेंगे। जो भी आलाधिकारी इस समय संस्कृति विभाग में विराजमान है, हम उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, हमारे जनप्रतिनिधि से भी मैं विशेष आग्रह करूँगा, और युवा नेता है, हमारे तमाम सारे क्षेत्रीय युवा नेता है जो
इनकी पीड़ा को कहीं ना कहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े नेता के पास शायद इतना समय ना हो कि वो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से अगर उन तक आवाज़ पहुँचती है तो किसी ना किसी तरह की आर्थिक मदद इस परिवार को होनी चाहिए। मैं जिस तरीके से इनकी दशा देख रहा हूँ, अंदर की भी आपने थोड़ी सी मैं कवरेज करूँगा तो जहाँ पर लेटे हैं उसी दिशा में ये लेटे हैं, उसी अवस्था में लेटे हैं, क्योंकि इनके पास चलने में सक्षम नहीं है। ये एक ईश्वर की मार ही कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण इनका एक्सीडेंट भी अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है, और अब शायद जो हुनर इनके पास था, जिस हुनर के माध्यम से कहीं ना कहीं ये रोजी रोटी को तलाशते थे, वो भी शायद नहीं कर पाएंगे। जो कि इनके हस्बैंड है, जो कि इनके पति हैं, और युवा साथी जो हमारे बीच बैठे हुए अनिल वर्मा जी, इनके पिता है। तो ये हमारी चर्चा आपके साथ लगातार जारी है। हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से राज्य स्तर पर भी इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और अपने सभी दर्शकों से भी मैं विशेष आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों तक इस आवाज़ को पहुंचाएं। कोई ना कोई मसीहा, कोई ना कोई राजनेता, कोई ना कोई प्रतिनिधि, कोई ना कोई नुमाइंदा सरकार का इस आवाज़ को अगर सुने तो इनका अगर भला हो जाएगा तो हमारा ये मिशन, डीसीपी न्यूज़ का ये मिशन कहीं ना कहीं हम समझे कि हम कामयाब हुए हैं, और हम भी अपने स्तर से लगातार कोशिश करेंगे। साथ ही मैं विशेष आग्रह करूँगा लोक कला के इन कलाकारों से कि शायद देर हो अंधेर नहीं होगी, आपकी जो हुनर है उसको तवज्जो ज़रूर मिलेगी। मैं अपनी सरकार से इतनी उम्मीद ज़रूर करता हूं कि वो आपके हुनर को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अनिल वर्मा जी, हाल ही में जो आपका प्रोग्राम हुआ था, लास्ट प्रोग्राम, वो कहां पर हुआ था, और कितना जो उस प्रोग्राम का जो है आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से आपको मिल पाई थी? सर अभी जो लास्ट प्रोग्राम हमने 26 जनवरी देहरादून में किया था, तो सर उसके बाद हमने कोई कार्यक्रम नहीं कर पाया। 2019 में आप दिल्ली में गए थे शायद? जी, राजपथ में गए थे सर, 2019 में गए थे, हम लोगों ने कार्यक्रम करा वहाँ पे। राजपथ के दौरान जो आपको राशि मिलनी थी वो मिल पाई है? सर जो मिलनी तो नहीं मिल पाई, लेकिन लगभग 2000 कुछ मिल पाए हमें। वही मिल लीजिए 2000 कुछ। तो 2000 कुछ आप लगा सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के ये कहना चाहूँगा मैं तहसील चकराता के अंतर्गत रहते हैं, और वहाँ से दिल्ली की दूरी और दिल्ली का किराया, दिल्ली का खर्चा, रहना सहना आना जाना, तो इस इतने बड़े टूर के लिए और 2000 रुपये शायद मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि कैसे किस हिसाब से हमारी सरकारें, हमारा विभाग इनको मदद कर रहा है, ये सोचने वाला विषय है। लेकिन हम लगातार आपकी पीड़ा को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, इस चौथे स्तंभ के माध्यम से भी शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। माता जी, अंतिम संदेश कुछ आप देना चाहो अपनी सरकार के लिए, अपने मुख्यमंत्री जी के लिए? जी क्या देनी उनके लिए संदेश, जब वो हमारा सोच ही नहीं रहे। अगर हमारा सोचते तो फिर भी हम इसी कार्यक्रम में चले जाते। अगर सोचेंगे, नहीं सोच रहे तो हम भी ये सोच रहे थे कि चलो भाई हमारा थोड़ा बहुत नून तेल का गुजारा तो हमारा भी हो जाता है। जब कुछ नहीं हमारे लिए हो रहा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बैठे हुए घर पे पड़े रहेंगे। इसी चर्चा के साथ मैं अब इस चर्चा को समापन की ओर ले जाना चाहूँगा, और पुनः आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इनकी जो ये व्यथा है इसको अधिक से अधिक लोगों तक, सरकार के शासन प्रशासन तक पहुँचाने में आप सब लोग भी मदद करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप सभी को मेरा नमस्कार।